अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। आज का हमारा टॉपिक ब्रेन स्टेम है, जिसमें ब्रेन स्टेम हमने जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू किया हुआ था, जिसमें हम ब्रेन पढ़े थे। ब्रेन में हमने सबसे पहले पढ़ा सेरिब्रम, ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके अंदर हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ा, ट्रैक्स पढ़े, वाइट मैटर जिसको हमने कहा, और वाइट मैटर के डीप फिर हमने मज़ीद पढ़ा कि हमारे पास ग्रे मैटर की बॉडीज़ होती हैं। उसके बाद हमने डायनसेफ्लोन पढ़ा, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सीवियोस वगैरह पढ़े। उसके बाद हमने सेरिबेलम पढ़ा, विच इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और आपका उसके ऊपर पड़ा हुआ होता है पोन्स। पोन्स के ऊपर पड़ी हुई होती है मिड ब्रेन, या हम उसको मेसेंसेफ्लोन भी बोलते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर हम सिंपली इसको मेडुला बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट फॉर्म्स द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का जो सबसे निचला पार्ट होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा की कॉन्टिन्यूएशन होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो स्पाइनल ब्रेन की कैविटी को, ब्रेन को या स्कल को लीव करता है थ्रू अ फोरामेन विच इज़ नोन एज फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम से गुजरने के बाद हम उसको स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है ब्रेन स्टेम का। ये आपको जो सबसे ऊपर कंस्ट्रक्टेड रीजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मिड ब्रेन। ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर है। मिड ब्रेन के नीचे हमारे पास जो आपको एक्सपेंडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ पोन्स। और इसके नीचे जो हमें कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये पोस्टीरियर व्यू है ब्रेन स्टेम का, जबकि ये एंटीरियर व्यू है। अगेन यहाँ पे हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन है। इसके ऊपर थैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह पड़े हुए हैं, सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। और ये इसके पोस्टीरियर जो है, ये हमारे पास वो नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, सेरिबेलम। अच्छा जी, ये हमारे पास जो एक्सपेंडेड पोर्शन है, ये किस चीज़ का है, ये हमारे पास है पोन्स। और पोन्स के नीचे हमारे पास जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास सारी ओरिएंटेशन हो गई है। ये हमें पता चल गया कि ये पार्ट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इसका इंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू है। इसको हम सिंपली मेडुला भी बोलते हैं, और ये कॉन्टिन्यूएशन है सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमने भी देखा कि हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपके फोरामेन मैग्नम के नीचे का जो पोर्शन होगा, इस सारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर का, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। और इस फोरामेन मैग्नम से ऊपर का जो सारा पोर्शन है उसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रेन स्टेम का सबसे आखिरी पार्ट होता है। अच्छा जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो बिगिंस एट द फोरामेन मैग्नम एंड दिस एक्सटेंड्स टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पोन्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर। यानी जो आपका फोरामेन मैग्नम और इंफीरियर पार्ट ऑफ द पोन के बीच का जो रीजन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत सारे वेज में रिजेंबल करता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। लाइक द स्पाइनल कॉर्ड, इट गिव्स राइज टू मैनी ऑफ द nerve roots, however these are the roots of the cranial nerves rather than the spinal nerves। अब यहाँ पर हम पूरे ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियाई अब हमारे पास क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ द ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर हमारे पास सेल बॉडीज़ की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं, जो कि 12 पेयर की फॉर्म में होती हैं क्रेनियल नर्व्स, उन क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा क्रेनियल नर्व्स का, वो आपका ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स का आपके ब्रेन स्टेम के अंदर पड़ा हुआ होता है। 12 में से 6 जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो अराइज करती हैं फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। वो कौन कौन सी हैं ये हम अभी थोड़ी डिटेल में पढ़ लेंगे, देख भी लेंगे कि किस तरह से कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करी है। तो हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास पहली 2 क्रेनियल नर्व्स को छोड़कर बाकी की सारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके न्यूक्लियस ब्रेन स्टेम के अंदर पड़े हुए हैं, और जो 6 क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपकी ओरिजिनेट कर रही होती हैं, या उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो पड़े हुए होते हैं फ्रॉम इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। While its surface features are similar to those of the spinal cord,
its internal anatomy shows the significant differences in the arrangement of grey matter and white matter. जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर की कंपोजिशन होगी वो एज इट इज़ वैसी है जैसे ब्रेन के अंदर होती है. यानी ग्रे मैटर किस तरह से आपका पड़ा हुआ होता है, आउटर ग्रे मैटर होता है, इनर वाइट मैटर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनर ग्रे मैटर होता है और बाहर वाइट मैटर होता है. ठीक है, ऑल्दो आपका बहुत सारे वेज के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिजेंबल कर रहा होता है, लेकिन जो आपकी अरेंजमेंट है ग्रे मैटर की और वाइट मैटर की वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जैसे ब्रेन के अंदर है वैसे ही है. अब अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो हमें इस जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा वो पिरामिड्स एंड ओलिव्स हैं. दीज आर द एलिवेशंस. ये एलिवेशंस अब क्या होती हैं, आपको इंटीरियर व्यू के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. ठीक है, दिस कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आपको ये जो एलिवेशंस नज़र आ रही हैं, इन एलिवेशंस को हम पिरामिड्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो आपको एलिवेशंस नज़र आ रही हैं दीज आर द पिरामिड्स, और इसके लेटरल आपको जो एलिवेशंस नज़र आ रही हैं दीज आर द ओलिव्स. हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास एक्सटर्नल फीचर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एलिवेशंस हैं, इनको हम पिरामिड्स बोलते हैं और ओलिव्स बोलते हैं. तो दीज एलिवेशंस आर द पिरामिड्स, और इसके लेटरल जो आपकी एलिवेशंस होंगी बल्जिंग्स हैं दीज आर द ओलिव्स. इसको हम ओलिवरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं. अच्छा जी, अब पिरामिड और ओलिव के एलिवेशंस के बीच में एक डिप्रेशन पॉइंट है, ये आपको नज़र आ रहा है. एक ये बल्ज का जो है वो कन्वेक्स पोर्शन है और एक ये बल्ज का कन्वेक्स पोर्शन है. इसके बीच में आपको एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है. इस डिप्रेशन से आपकी हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो इमर्ज करती है. ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो पिरामिड्स हैं ये बेसिकली क्या है कि ये जो आपके फाइबर्स हैं जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रैक्स के फाइबर्स हैं ये आपके पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और इस तरह से ये बंडल्स बना देते हैं. ये फाइबर्स डीकसेट करते हैं. डीकसेशन का मतलब है क्रॉस बना देते हैं, यानी अगर ये राइट साइड से आ रहे हैं तो इस लेवल पर आकर ये क्रॉस करेंगे और ये लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन में चले जाएंगे. इसी तरह से अगर लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो क्रॉस करके राइट साइड पे चले जाएंगे. इस तरह से ये हमारे पास ये जो रीजन है ये डीकसेशन ऑफ द पिरामिड है कि आपके जो फाइबर्स पैरेलल वे में रन कर रहे होते हैं ये इस लेवल पर आकर क्रॉस कर जाते हैं. इसी वजह से मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि हमने क्या पढ़ा होता है कि जो आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन होती है वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है. अच्छा जी, ये अब हमारे पास हो गया इंटीरियर व्यू, और इसी तरह से हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का पोस्टीरियर व्यू देख लेते हैं जिसमें हम अगेन उसी तरह से स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं. ये अब आपको जो एलिवेशंस नज़र आ रही हैं पोस्टीरियरली ये भी हमें न्यूक्लियस कहलाते हैं. ये भी आपके जो हैं वो फाइबर्स ट्रैक्स की फाइबर्स पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं और आपके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. इंटीरियर हमने पिरामिड और ओलिव पढ़े. पोस्टीरियर हम देखेंगे कि हमारे पास सेंटर में जो आपकी इस तरह से फाइबर्स की अरेंजमेंट है उसको हम ग्रेसाइल फेसिकुलस बोलते हैं, और ग्रेसाइल फेसिकुलस के लेटरल जो आपको एलिवेशंस नज़र आएंगे दीज आर द क्यूनेट फेसिकुलाई. ये चार हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े. इंटीरियर हमारे पास कौन से थे, पिरामिड एंड ओलिव, और पोस्टीरियर हमारे पास कौन से थे, आपका ग्रेसिलाई और क्यूनेट फेसिकुलाई. अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं. Within the medulla's white matter, all are the sensory and the descending tracts extend between the spinal cord and all the other parts of the brain. Some of the white matter forms the bulges on the anterior aspect of the medulla. मिड ब्रेन हो आपका, बोन्स हो या मेडुला ऑब्लोंगेटा हो, उसके अंदर जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वो न्यूक्लियाई पढ़ेंगे यानी ग्रे मैटर की एक्यूमुलेशन पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम वाइट मैटर पढ़ेंगे. तो हमने अभी तक ये देखा कि वाइट मैटर के जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं, इस तरह से पिरामिड बना देते हैं या ओलिव बना देते हैं. अच्छा जी, ये आपका अगेन उसी तरह से आपका इंफीरियर आपका सुपीरियर व्यू जो है ना वो इंफीरियर व्यू आप देख रहे हैं. ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और उसके ऊपर ये जो आपको बल्जिंग नज़र आ रही हैं दीज आर द पिरामिड, और इसके बीच में से ये जो आपको इसके साथ बल्जिंग नज़र आ रही है दीज आर द ओलिव्स. ये हम डिटेल से एक और इमेज के अंदर दिखाएं हैं. अच्छा जी, पिरामिड्स आर फॉर्म्ड बाय द लार्जेस्ट मोटर ट्रैक्स दैट पास फ्रॉम द सेरिब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड. अब हमें ये पता है कि जो मोटर ट्रैक्स होते हैं, जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो
ब्रेन से नीचे बॉडी के पार्ट में जाते हैं, जबकि जो आपके सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं वो बॉडी के बाकी पार्ट से आपके ब्रेन में आ रहे होते हैं, हायर सेंटर तक, यानी प्राइमरी सेंसरी एरिया तक जा रहे होते हैं, डायरेक्टली टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी सेंसरी एरिया में, या फिर फ्रॉम द थैलेमस से होते हुए। ठीक है, अच्छा जी। तो फिर हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स होंगे और डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे। असेंडिंग ट्रैक्स वो वाले ट्रैक्स होते हैं, उनको हम सेंसरी ट्रैक्स भी बोलते हैं, जो आपकी सेंसेशंस को लेकर जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। और डिसेंडिंग ट्रैक्स वो होते हैं जो आपकी मोटर फाइबर्स को लेकर आते हैं या मोटर मैसेज को लेकर जाती हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Superior to the junction of the medulla with the spinal cord, 90% of the axons in the left pyramid cross to the right side and 90% of the axons in the right pyramid cross to the left side. This crossing point is known as decussation of the pyramids and explains how each side of the brain controls the movements on the opposite side of the body. ये बात मैं भी बताई हूँ कि किस तरह से फाइबर्स जो हैं वो किस क्रॉस करते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज decussation. The medulla also contains various of the nuclei, masses of the gray matter, where the neurons form the synapses with other neurons. अब ये जो न्यूक्लियाई हैं आपकी, वो क्या होती हैं? ग्रे मैटर की एक्यूमुलेशन होती हैं। और ग्रे मैटर क्या होता है? आपकी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज से मिलकर बना हुआ होता है। और जहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं, और इसका मतलब है वहाँ पे साइनैप्स बनेगा विद द अदर एक्सॉन। वेरियस ऑफ द दीज न्यूक्लियाई कंट्रोल द वाइटल बॉडी फंक्शंस। अब ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, या आपका ओवरऑल ब्रेन स्टेम जो है, ये बहुत सारे आपके सेंटर्स कैरी किए हुए होते हैं। ठीक है, यानी ब्रेन बॉडी के बहुत सारे सेंटर्स जो हैं, जो आपके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो आपके इसके अंदर पड़े हुए होते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स पड़े हुए हैं? एक तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पड़ा हुआ है, जो आपकी हार्ट बीट के रेट को और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। इसी तरह से हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा हुआ होता है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर आपकी रिदम ऑफ द ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, यानी आपने आपकी जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करता है। एक बात यहाँ पे बता दूँ कि अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इंजरी हो जाएगी ना, तो इंडिविजुअल सरवाइव करेगा। मतलब देखें ना, हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ये देखा था कि सेंसरी एरियाज़ हैं, मोटर एरियाज़ हैं और कुछ एसोसिएशन एरियाज़ हैं। तो अगर वो डैमेज होगा तो आपकी मोटर मूवमेंट लॉस हो जाएगी या सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह से आपकी इंजरी किसी भी, अगर मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर होती है, तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर या आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेंटर आपका डैमेज हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? इमीडिएट डेथ हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाली चीज़ नहीं है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरह से इमीडिएट डेथ हो जाएगी। उसके साथ बंदा सर्वाइव कर सकता है, ऑल्दो पैरालाइज्ड सर्वाइवल होगा, लेकिन इंजरी टू द ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स हैं, वो अगर डैमेज हो जाएंगे तो इसके रिजल्ट में इमीडिएट डेथ हो सकती है। इसके अलावा हमने इंटीरियर व्यू में एक बल्जिंग देखी थी, एक ओवल शेप्ड स्वेलिंग देखी थी, जिसको हमने ऑलिव कहा था। ये आपके कौन कौन से रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है? वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग वगैरह को। विद इन द ऑलिव्स इज द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, यानी ऑलिव के अंदर हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस होता है? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस किसको रिले करता है? इम्पल्सेस फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टिव टू द सेरिबेलम। The nuclei associated with the sensation of touch, conscious perceptions, proprioceptions, pressures and vibrations are located in the posterior part of the medulla. Interior के अंदर हमने ऑलिव्स देखे, ऑलिवरी न्यूक्लियस देखा, जिसके अंदर हमने कहा कि वो आपकी सेंसेशंस रिले सेंटर करता है। जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा है, वो कौन सी सेंसेशंस को रिसीव करेगा? टच को, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को, प्रेशर को और वाइब्रेशन को। इसके अंदर हम दो न्यूक्लियाई पढ़े, सेंटर वाला ग्रेसाइल था और दूसरा लेटरल टू द ग्रेसाइल आर द क्यूनेट फेसिकुलाई। Many ascending sensory axons form the synapses in these nuclei and the postsynaptic neurons then relay the sensory information to the thalamus on the opposite side of the brain. ये जो पोस्टीरियर साइड के ऊपर ये दोनों हम न्यूक्लियस पढ़कर आए हैं, ग्रेसाइल या क्यूनिएट, ये न्यूक्लियस जो हैं वो आपकी सेंसेशंस ऑफ टच, कॉन्शियस को रिसीव करने वाले पहले पॉइंट्स हैं।
ठीक है, यानी अगर आपकी बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो आके रिलेट करेगी या रिले करेगी इन द ग्रेसिलाई या क्यूनेट फेसिकुलाई। ठीक है, यहाँ से ये सेंसरी मैसेजेस लेकर जाए जाएंगे टू द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन। यानी अगर राइट साइड से आपको कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है तो वो पहले आएगी राइट साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, फिर ये मैसेज लेकर जाया जाएगा टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, उसके सेंसरी पार्ट तक, एंड वाइस वर्सा। The axon ascends to the thalamus in the band of the white matter called the medial lemniscus, which extend throughout the medulla, pons and the midbrain. वो एक्सॉन्स जो कि एक्सटेंड करते हैं थैलेमस तक, उनको हम मीडियल लेमिनिस्कस बोलते हैं, और ये आपके मेडुला से कर सकते हैं, पोन्स से कर सकते हैं और मिड ब्रेन से कर सकते हैं। कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स के पेयर्स जो हैं वो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से आते हैं। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व आपकी जो है उसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है वो बेसिकली आपके जो हेयरिंग एंड बैलेंस के बॉडी के बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होती है। वेरियस कॉक्लियर न्यूक्लियाई इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला के अंदर हमारे पास कॉक्लियर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं जो कि सेंसरी इनपुट को रिसीव करते हैं फ्रॉम द हेयर ईयर and provide the motor output to the cochlea of the internal ear via the cochlear branch of the vestibulocochlear nerve. सेंसरी भी आपकी इनपुट रिसीव करेंगे दिस कॉक्लियर न्यूक्लियाई, और मोटर इनपुट भी रिसीव सेंड करेंगे टू द कॉक्लिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर थ्रू द कॉक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व। यानी इसकी एक ब्रांच है जिसको हम कॉक्लियर ब्रांच कह रहे हैं, जो कि कॉक्लिया स्ट्रक्चर टू द इंटरनल ईयर को सप्लाई करेगी। दीज नर्व्स कन्वे इम्पल्सेस रिलेटेड टू हेयरिंग। ये आपको डिफरेंट किस्म की नर्व्स जो हैं वो इमर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है वो ग्लोसोफेरेंजियल है। अच्छा, अब ये पेयर के मतलब ये है कि अगर आप राइट साइड की ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की बात कर रहे हो तो इसी तरह की एक नर्व लेफ्ट साइड के ऊपर भी होगी। इस वजह से हम कहते हैं पेयर ऑफ 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स के। सो ग्लोसोफेरेंजियल इसका जो न्यूक्लियस होगा वो मेडुला के अंदर पड़ा हुआ होगा और ये रिले करेगा सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस को, कौन कौन सी सेंसेशंस को, टेस्ट को, स्वेलोइंग को एंड सलाइवेशन को, वाया द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स हम डिटेल से पढ़ेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। अभी हम वेगस नर्व पढ़ें। वेगस नर्व का न्यूक्लियस भी इसी तरह से मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पड़ा हुआ होता है और ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को और सेंड करता है मोटर इम्पल्सेस को टू द फेरिंग्स एंड द लेरिंग्स एंड मैनी ऑफ द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विजरास। एसेसरी नर्व का क्रेनियल पोर्शन है। इसके दो पोर्शन है, एक क्रेनियल पोर्शन है और एक स्पाइनल पोर्शन है। क्रेनियल पोर्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे, जबकि स्पाइनल पोर्शन जो है वो आपके ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करता है। ये वो वाहिद स्केलेटल मसल है जो आपकी क्रेनियल नर्व से सप्लाई किया जाता है। दीज फाइबर्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द वेगस नर्व न्यूक्लियाई इन द मेडुला आर द ओरिजिन फॉर द नर्व इम्पल्सेस दैट कंट्रोल द स्वेलोइंग वाया द वेगस नर्व्स, यानी क्रेनियल पोर्शन ऑफ द एसेसरी नर्व। नेक्स्ट इज हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व के जो न्यूक्लियस हैं वो पड़े हुए होते हैं मेडुला के अंदर, are the origin for the nerve impulses that control the tongue movements during the speech and the swallowing via the hypoglossal nerve. ये हमने 5 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व देखे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पोन्स। पोन्स जो है वो हमारे पास इसका लिटरल मीनिंग जो है वो ब्रिज है और ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के सुपीरियर पड़ा हुआ होता है एंड इंटीरियर टू द सेरिबेलम, यानी इसके पोस्टीरियर, पोन्स के पोस्टीरियर जो है वो हमें कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, सेरिबेलम आता है। एंड इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लाइक द मेडुला द पोन्स कंसिस्ट ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई एंड द ट्रैक्स। उसमें भी हमने देखा कि डिफरेंट किस्म के जो आपकी डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स हैं उनके न्यूक्लियस पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स देखे कि किस तरह से ट्रैक्स जो हैं वो जा रहे हैं और आ रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स। Pones act as a bridge that connect the parts of the brain with one another. These connections are provided by the bundles of axons. Some axons of the pones connect the right and the left sides of the cerebellum. Others are the part of ascending sensory tracts and the descending motor tracts. यहाँ पे हमने बता भी दिया कि जो ascending tracts होते हैं वो sensory tracts होते हैं, यानी sensations को लेकर जाते हैं towards the brain, और descending motor tracts जो होते हैं वो motor होते हैं,
मैसेज लेकर आते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, अब हम पोन्स को दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा वेंट्रल रीजन होता है और एक हमारा डोर्सल रीजन होता है। वेंट्रल रीजन फॉर्म्स अ लार्ज साइनेप्टिक रिले स्टेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्कैटर्ड ग्रे सेंटर्स कॉल्ड द पोंटाइन न्यूक्लियस। यानी जो वेंट्रल रीजन है उसके अंदर बहुत सारे आपके रिले स्टेशंस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्रे मैटर्स पड़े होते हैं जिनको हम पोंटाइन न्यूक्लियस बोलते हैं। एंटरिंग एंड एग्जिटिंग दीज न्यूक्लियाई आर द वेरियस वाइट मैटर ट्रैक्स ईच ऑफ विच प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड दैट ऑफ द ऑपोजिट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम। अभी हमने कहा था कि ये कनेक्शन का काम करता है, ठीक है। ये ब्रेन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ भी कनेक्ट करता है और इस तरह से ब्रेन को बॉडी के रिमेनिंग पार्ट के साथ भी कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि पोंटाइन न्यूक्लियस हैं, ये पोंटाइन न्यूक्लियस के अंदर मतलब पोंटाइन न्यूक्लियस के अंदर असेंडिंग ट्रैक्स भी आ रहे हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्स भी जा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड द ऑपोजिट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम। यानी जो सेरिबेलम का कनेक्शन होगा वो ऑपोजिट हेमिस्फीयर के साथ होगा। दिस कॉम्प्लेक्स सर्किसिटी plays an essential role in coordinating and maximizing the efficiency of voluntary motor output throughout the body। अब ये जो एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बन गया बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द सेरिबेलम, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कोऑर्डिनेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वॉलंटरी मोटर आउटपुट। सेरिबेलम के अंदर हम ये देख कर आए थे कि सेरिबेलम का बैलेंस पोस्चर के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है एवेल्युएशन ऑफ द मोमेंट, कि जो मोमेंट परफॉर्म की जा रही है वो किस तरह की है। अगर तो वो मोमेंट ठीक है तो वो किसी किस्म का सेंडिंग मैसेज सेंड नहीं करता टू द सेरिब्रम फ्रॉम द सेरिबेलम। अगर कोई मोमेंट सही से परफॉर्म करने का मैसेज नहीं आ रहा तो फिर सेरिबेलम जो है वो एक सेंड करता है मैसेज को टू द सेरिब्रम कि वो सही से मोमेंट जो है वो इनिशिएट कराए। इस तरह से ये सर्किट बनता है जो ये सर्किट आपकी एफिशिएंसी ऑफ द मोटर आउटपुट को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डोर्सल रीजन। डोर्सल रीजन के अंदर हमारे पास इसी तरह से वो कहता है कि जो डोर्सल रीजन ऑफ द पोन है वो इज मच लाइक टू द पार्ट ऑफ द मेडुला एंड द मिड ब्रेन। इसके अंदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं अलॉन्ग विद द न्यूक्लियाई एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। जो दो न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास न्यूमोटॉक्सिक एरिया है और एपन्यूस्टिक एरिया है। ये दोनों एरियाज जो हैं वो आपके रिदमिसिटी मेडुलरी एरिया यानी जो हम रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ कर आए थे, ये तीनों न्यूक्लियाई मिलकर आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स एसोसिएटेड होती हैं विद द पोन्स, दीज आर ट्राइजेमिनल नर्व। इसको हम पहले देख लेते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियस होता है वो पोन के अंदर पड़ा हुआ होता है और ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को फ्रॉम द सोमैटिक सेंसेशंस फ्रॉम द हेड फेस एंड प्रोवाइड द मोटर इम्पल्सेस दैट गवर्न द च्यूइंग वाया द ट्राइजेमिनल नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियाई पड़ा हुआ होता है पोन के अंदर और ये प्रोवाइड करता है मोटर इम्पल्सेस दैट कंट्रोल द आईबॉल मूवमेंट। फेशियल नर्व्स के न्यूक्लियाई जो हैं वो हमारे पास पोन के अंदर पड़े हुए होते हैं और ये मिक्स नर्व है यानी सेंसरी भी है मोटर भी है। सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करेगी फॉर द टेस्ट एंड प्रोवाइड द मोटर इम्पल्सेस टू रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ द स्लाइवा एंड टीयर्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन वाया द फेशियल नर्व्स। यानी फेशियल नर्व ये काम करती है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व आ गई। वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई इन द पोन्स रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम एंड प्रोवाइड द मोटर इम्पल्सेस टू द वेस्टिब्यूलर अपरेटस वाया द वेस्टिब्यूलर ब्रांच ऑफ द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। अगर आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा याद हो तो हमने कोक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिब्यूलर नर्व पढ़ी थी इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जबकि यहाँ पे हम वेस्टिब्यूलर ब्रांच पढ़े हैं। ये वेस्टिब्यूलर ब्रांच आपकी बैलेंस के साथ एसोसिएटेड होती है जबकि कॉक्लियर जो थी वो आपकी हेयरिंग के साथ एसोसिएटेड थी। अब हम पढ़ लेते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो सुपीरियर टू द पोन होता है। इट इज़ लार्ज ओवरलैपिंग इट इज़ ऑब्स्क्योर्ड बाय द लार्ज ओवरलैपिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर बड़े हेमिस्फीयर के नीचे आपका छोटा सा कंस्ट्रिक्टेड रीजन आ जाता है जिसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पोन्स टू द डायनसेफ्लोन और इसका जो डायमेंशन है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अच्छा जी, मिड ब्रेन के अंदर से एक
एक डक्ट पास करी होती है जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। बेसिकली हमने कहा था कि ब्रेन के अंदर एक कैविटी का सिस्टम होता है जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टम बोलते हैं। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, 3rd वेंट्रिकल एंड 4th वेंट्रिकल। तो ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है ये आपकी जो 3rd वेंट्रिकल है उसको कनेक्ट करती है विद द 4th वेंट्रिकल, और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट आपके मिड ब्रेन के अंदर पड़ी हुई होती है। जिस तरह से अभी तक हम पोन्स एंड मेडेला के अंदर देख कर आए हैं कि इन दोनों के अंदर न्यूक्लियाई और ट्रैक्स दोनों होते हैं, इसी तरह से मिड ब्रेन के अंदर भी न्यूक्लियाई एंड ट्रैक दोनों होंगे। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन्स द पेयर्स ऑफ द ट्रैक्स कॉल्ड द सेरिब्रल पेडंकल्स। दे कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ द, अब कौन कौन से ट्रैक्स के एक्सॉन्स आते हैं इस वाइट मैटर के अंदर, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन के अंदर, जिसको हम सेरिब्रल पेडंकल्स कह रहे हैं। कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कोर्टिको बल्बर ट्रैक, कोर्टिको पोंटाइन ट्रैक। अब ये तीनों ट्रैक्स मोटर ट्रैक्स होंगे। इनके सब पहले कोर्टिको लिखा हुआ है, मतलब ये कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रहे हैं, कॉर्टेक्स से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। कोर्टिको स्पाइनल मीन कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे। कोर्टिको बल्बर मीन कॉर्टेक्स से मिडेला तक जाएंगे। कोर्टिको पोंटाइन्स मीन कॉर्टेक्स से पोन्स तक जाएंगे। इस तरह से ये जो आपके ट्रैक्स हैं ये मिड ब्रेन के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। द सेरिब्रल पेडंकल्स आल्सो कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला टू द थैलेमस। ये सारे मोटर ट्रैक्स थे जो सेरिब्रल पेडंकल्स के अंदर पड़े हुए थे। इसके अलावा हमारे पास इनके अंदर वो एक्सॉन्स भी होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स के होते हैं, यानी उनका फंक्शन क्या होगा कि वो सेंसेशंस को लेके जाएंगे फ्रॉम द मेडुला टू द थैलेमस। अब हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द टेक्टम कंटेन्स द 4 राउंडेड एलिवेशन, 2 ऑफ द सुपीरियर एलिवेशंस नोन एज सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। अब अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है, ये हमारे पास इंटीरियर व्यू है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का हमने कहा था कि हमारे पास जो आपका मिड ब्रेन को मैं ग्रीन से हाईलाइट करी हूँ, ये आपका जो है वो क्रस होगा लेटरली, ठीक है, जो आपकी मेन बॉडी होती है उसके बीच में हमारे पास ये एलिवेटेड एरिया होगा जो कि परफोरेटेड है, इसको हम पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस भी बोलते हैं। ये हमारा इंटीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन हो गया। अब हम पोस्टीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन देख लेते हैं। पोस्टीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन के ऊपर आपको ये 4 एलिवेशंस नज़र आ रही हैं। दीज 4 एलिवेशंस आर द अटेम्प्ट एज कोलिक्यूलाई, ठीक है। ये सुपीरियर कोलिक्यूलाई हैं, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, दीज बल्जिंग्स या स्वेलिंग्स आर सुपीरियर कोलिक्यूलाई, और ये जो आपको इन्फीरियर नज़र आ रही हैं दीज आर द इन्फीरियर कोलिक्यूलाई। अब ये जो सुपीरियर कोलिक्यूलाई है ये विजुअल एक्टिविटीज़ के काम करता है, ठीक है। ये आपकी जो विजुअल सेंसेशंस हैं उनको लेकर आता है, मतलब ये रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है फॉर द विजुअल एक्टिविटीज़। अब ये कौन कौन से 2 ऐसे सेंटर्स हैं जिन ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जिनको काम करता है थ्रू द न्यूरल सर्किट्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई टू द सुपीरियर कोलिक्यूलाई टू द एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। द विजुअल स्टिमुलाई elect आई मोमेंट्स फॉर ट्रैकिंग द मोमेंट इमेजेस एंड स्कैनिंग स्टेशनरी इमेजेस। यानी न्यूरल सर्किट्स बनते हैं फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई टू द सुपीरियर कोलिक्यूलाई ऑफ द मिड ब्रेन एंड टू द एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। ये जो सर्किट बना है 3 पॉइंट्स उसके बता दिए, ये सारा क्या करता है विजुअल स्टिमुलाई को एलेक्ट करता है आई मूवमेंट्स के लिए, यानी विजुअल स्टिमुलस लेकर जाया जाता है फ्रॉम द रेटिना ऑफ आई टू द सुपीरियर कोलिक्यूलाई, और वहाँ से आपका मोटर मूवमेंट रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि क्या है ट्रैकिंग मूवमेंट इमेजेस या स्कैनिंग स्टेशनरी। इसके अलावा जो सुपीरियर कोलिक्यूलाई रिफ्लेक्सेस हैं सच एज अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, वो भी सुपीरियर कोलिक्यूलाई का काम है। यानी इन अदर वर्ड्स सुपीरियर कोलिक्यूलाई आपका किसके साथ एसोसिएटेड है, विजन के साथ। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स आपका क्या है कि जब आप एक करीब की चीज़ देख रहे होते हो तो उस टाइम जो लेंस की शेप होती है वो कुछ और होती है, और जब आप दूर की चीज़ देख रहे होते हो तो उस टाइम जो लेंस की शेप चेंज होती है। दिस इज़ द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। उसके बाद हमारे पास आता है इन्फीरियर कोलिक्यूलाई। इन्फीरियर कोलिक्यूलाई जो है वो आपके ऑडिटरी पाथवेज के पार्ट होते हैं और ये रिले करते हैं इम्पल्सिस को फ्रॉम द रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग इन द ईयर टू द थैलेमस। These 2 nuclei also are the reflex centers for the starter reflex, या इसको मोरो रिफ्लेक्स भी बोलते हैं।
कि सडन मोमेंट्स ऑफ द हेड एंड द बॉडी दैट अकर व्हेन यू आर सरप्राइज्ड बाय द लाउड नॉइज सच एज अ गन शॉट। जब आप एक अचानक से बैठे बैठे चौंक जाते हैं ना, दिस इज़ द स्टार्टर रिफ्लेक्स। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास ट्रैक्स वगैरह। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। एक सब्सटेंशिया नाइग्रा है और एक रेड न्यूक्लियस है। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो हमारे पास लार्ज डार्क स्टेन्ड पिगमेंटेड न्यूक्लियाई हैं। ये इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा टू द बेसल न्यूक्लियाई डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स के न्यूक्लियस हैं। दे हेल्प टू कंट्रोल द सबकॉन्शियस मसल एक्टिविटीज़। ये बेसल न्यूक्लियाई के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो है एसोसिएटेड होते हैं विद द सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम रेड न्यूक्लियस बोलते हैं। ये रेड न्यूक्लियस, हम इसको रेड न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे अपेयर रेड, और सब्सटेंशिया नाइग्रा को हमने इसलिए कहा था बिकॉज दे अपेयर ब्लैक। इनकी रेड कलर जो है वो इस वजह से आती है क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो रिच होती है और इसके साथ साथ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है इनकी न्यूरोनल सेल बॉडीज़ के अंदर। द एक्सॉन्स फ्रॉम द सेरिबेलम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म द साइनेप्सिस इन द रेड न्यूक्लियाई which function with the cerebellum to coordinate the muscular movements। ये अब हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट किस्म के सेरिबेलर पेडेंकल्स हैं। अच्छा, सेरिबेलर पेडेंकल्स हम पढ़कर आए थे। सेरिबेलम के अंदर भी सुपीरियर होते हैं, मिडल होते हैं और इन्फीरियर होते हैं। जो सुपीरियर होते हैं वो सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं विद द मिड ब्रेन, जो मिडल होते हैं वो सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं विद द पोन्स, और जो इन्फीरियर होते हैं वो कनेक्ट करते हैं सेरिबेलम को विद द मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास क्या बनते हैं आपके डिफरेंट किस्म के एंड आपका न्यूक्लियाई थे जिनको हमने सब्सटेंशिया नाइग्रा बोला था, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास रेड न्यूक्लियस था। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एक और न्यूक्लियस होता है जिसको हम मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस बेसिकली सिचुएटेड इन द ग्रे मैटर दैट सराउंड्स द एक्वेडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ये वो वाहिद न्यूक्लियस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जहाँ पर कोई साइनेप्टिक रिले स्टेशन नहीं होता बिटवीन द न्यूरॉन्स। इंस्टेड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स फ्रॉम द स्केलेटल मसल्स ऑफ द हेड। हेड के जो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ की जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल है वो डायरेक्ट इस मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस के अंदर आती है ऑफ द मिड ब्रेन। Other than this unique exception, all other cell bodies of the sensory neurons reside in the ganglia of the cranial or spinal nerves outside the central nervous system। कौन कौन से क्रेनियल नर्व्स के पेयर जो हैं वो आपके मिड ब्रेन के अंदर आते हैं? दीज आर ओक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर। ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई जो है वो मिड ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होता है और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है मोटर इम्पल्सिस को दैट कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल। ट्रॉक्लियर नर्व का जो न्यूक्लियस है वो ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई है, मिड ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होता है और ये प्रोवाइड करता है मोटर इम्पल्सिस को दैट कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल वाया द ट्रॉक्लियर नर्व। अब हम पढ़ेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि आपका जो ब्रॉड रीजन वेयर द वाइट मैटर एंड द ग्रे मैटर एग्जिबिट अ नेट लाइक अरेंजमेंट नोन एज रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम एंड इनटू द इंफीरियर पार्ट ऑफ द डायनसेफ्लोन। जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स हैं दे बोथ हैव असेंडिंग ट्रैक्स एंड द डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब जो असेंडिंग पोर्शन ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करता है जो कंसिस्ट किया हुआ होता है सेंसरी एक्सोन्स को दैट प्रोजेक्ट टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोथ डायरेक्टली एंड थ्रू द थैलेमस। ये आपका अब आरएस है, ठीक है। यहाँ से आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो हैं वो आपके मैसेज जाते हैं, कनेक्टिंग का काम करता है। मैनी ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई कैन एक्टिवेट द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द आरएस। अमंग दीज आर विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। बहुत सारे आपके स्टिमुलाई हैं जो इस पोर्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। ये विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई होते हैं। मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, पेन, टच, प्रेशर रिसेप्टर्स वगैरह भी जो हैं वो आपकी इसको एक्टिवेट कर देती हैं। Perhaps the most important function of RS is the consciousness, a state of wakefulness in which the individual is fully alert, aware and oriented.
जो विजुअल या एडिटरी स्टिमुलाई हैं या मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो आरएस को स्टिमुलेट कर देती हैं टू मेंटेन दिस कॉन्शियसनेस। हमने भी कहा कि रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आपकी अवेयरनेस या आपकी अलर्टनेस से रिलेटेड है। RAS is also active during arousal or awakening from the sleep. Another important function is to maintain the attention and alertness. अच्छा जी, अब यहाँ पर एक कंडीशन बताई हुई है कि ये मोस्टली विजुअल या ऑडिटरी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। आपकी जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन है उसके साथ RAS का कोई एसोसिएशन नहीं है। यानी आप द RAS ऑल्सो प्रिवेंट्स द सेंसरी ओवरलोड बाय फिल्टरिंग आउट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। यानी RAS जो है वो क्या करता है, आपके इर्द गिर्द का जो नॉइस होता है ना उसको भी फ़िल्टर आउट कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आप हॉल में वेट कर रहे हैं एनाटमी क्लास के लिए एंड यू आर अनअवेयर ऑफ ऑल द नॉइस अराउंड यू बिकॉज यू आर रीडिंग योर एनाटमी नोट्स। इस तरह से आपकी फ़िल्टर कर देता है। इनएक्टिवेशन ऑफ RAS प्रोड्यूसेस अ स्लीप, a state of partial consciousness from which an individual can be aroused. Damage to the RAS, on the other hand, results in coma, a state of unconsciousness from which an individual cannot be aroused. यानी अगर डैमेज हो जाएगा इस RAS के एरिया का तो कोमा में जा सकता है। अब लाइटेस्ट स्टेज ऑफ कोमा जो होंगी उसमें आपके ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस परसिस्ट तो कर रहे होंगे लेकिन वो कॉन्शियस स्टेट तक नहीं जा रहे होंगे, जबकि डीपेस्ट स्टेज के अंदर कोमा के रिफ्लेक्सेस ही लॉस्ट हो जाएंगे और अगर ये रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे तो पेशेंट जो है वो डाई कर जाएगा। ड्रग्स सच एज मेलाटोनिन अफेक्ट द RAS बाय हेल्पिंग टू इंड्यूस द स्लीप एंड जनरल एनेस्थेटिक्स टर्न ऑफ द कॉन्शियसनेस वाया द RAS. The descending portion of the RAS has connections to the cerebellum and the spinal cord and helps to regulate the muscle tone, slight degree of involuntary contraction in normal resting skeletal muscles. This portion of RAS also assists in regulation of heart rate, blood pressure, respiratory rate. Even though RAS receives inputs from the eye, ear and other sensory receptors, there is no input from the receptors for the sense of smell. Even strong orders may fail to cause arousal. ठीक है, हमने कहा था कि हमारे पास विजुअल स्टिमुलाई या सेंसरी स्टिमुलाई जो हैं वो आपकी कॉन्शियसनेस को या अलर्टनेस को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपका जो ऑल्फैक्टरी है या सेंस ऑफ स्मेल है इससे अराउजल नहीं होता। तो फिर वो लोग जो हाउस फायर में मर जाते हैं उसका क्या होता है कि ऑल्दो वो इनहेल कर रहे होते हैं स्मोक को लेकिन वो अवेकनिंग नहीं आती, अलर्टनेस नहीं आती। तो इस वजह से वो सारे लोग जो इस तरह के किसी एरिया में रहते हैं उनके पास स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए जो एक लाउड अलार्म जो है वो बजाए कि अब जो है वो, क्योंकि आपकी सेंस ऑफ स्मेल से RAS तो एक्टिवेट नहीं होगा ना, तो जब RAS एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका अराउजल नहीं होगा, अवेकनिंग नहीं होगी, तो इसके रिज़ल्ट में डैमेज जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और डेथ हाउस फायर्स में इसी वजह से होती है कि आप स्मोक इनहेल करते रहते हैं और अवेकनिंग नहीं होती, जागते नहीं हैं। तो फिर हम इसको किस तरह से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि हम इस तरह के एरियाज़ में आप कोई सा भी लाउड अलार्म सेट कर सकते हैं। वो अलार्म बजेगा जब आपका स्मोक जो है वो बढ़ता रहेगा लेवल। इसी तरह से हम यहाँ वहाँ पे वाइब्रेटिंग पिलो या फ्लैशिंग लाइट लगा सकते हैं उन लोगों के लिए जिनका हेयरिंग जो है वो इम्पेयर्ड होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।